जी हां दोस्तों, अजीत पवार की फाइल से बचा हड़कंप, क्या फंसेंगे शाह? बड़े खुलासे से बीजेपी में हड़कंप, क्या सुप्रीम कोर्ट कराने जा रहा जांच? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी फाइल है जिस फाइल के राज बाहर आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होने जा रहा है? आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था? आखिर बीते दिनों अजीत पवार ने जो कुछ कहा था बीजेपी और अमित शाह और बीजेपी के एक विधायक को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर, क्या अब वाकई सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच के बाद में इस पूरे मामले में कोहराम मचने वाला है बीजेपी खेमे में? दोस्तों, अजीत पवार के प्लेन हादसे के बाद में और उस हादसे की कड़ियां किस तौर पर इससे जुड़ रही हैं, मामला है क्या? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एनडीए के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार और शरद पवार के भतीजे पंचतत्व में विलीन हो गए, मगर प्लेन क्रैश के 24 घंटों के बाद में जो स्थिति नए तौर पर उत्पन्न हुई है, उसने देश के अंदर एक नए तरीके का कोहराम मचा दिया है। दोस्तों, बात आकर के फाइल पर अटक गई है और घड़ी की सुइयां, या यूं कहें कि सुइयों वाला शक वाली सुइयां घूम फिर करके उस फाइल की तरफ जा रही है। वैसे तो फाइल आपने देखा होगा प्लेन क्रैश की उस साइट पर भी, जहां पर बिखरे हुए कागजात और फाइल्स थी, मगर एक ऐसी फाइल जिस फाइल से एनडीए या भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी नजर आ रही है। दोस्तों, 3 तारीख आप अपने जहन में रखिए। एक 3 जनवरी, जिस 3 जनवरी को अजीत पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा था कि जो लोग मुझ पर 70,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज मैं छाती ठोक कर उनके साथ में सरकार में हूं। और दोस्तों, उसके बाद में अजीत पवार का एक और बयान आया था 15 तारीख के आसपास। अजीत पवार ने जब महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में एनडीए से अलग होकर के अपने चाचा शरद पवार के साथ में चुनावी मैदान में उतरे थे और 15 जनवरी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, महेश लांडगे के ऊपर उन्होंने कहा था कि करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और मेरे पास में सारे सबूत हैं। आप अपने जहन में रखिएगा कि ममता बनर्जी ने बीते ही दिनों क्या कहा था, जब अमित शाह ने ईडी भेज करके वहां से कागजात या दूसरी चीजें हासिल करने की कोशिश की, तो ममता बनर्जी ने कहा था मेरे पास में अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है, जिस पेन ड्राइव के बाहर आने से अमित शाह का पूरा राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिए। और फिर उसके बाद में एक और तारीख आती है, 23 जनवरी। टाइमलाइन पर ध्यान दीजिएगा। 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दरअसल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ में एक साथ आ रहे हैं, चुनाव तो साथ लड़ ही रहे हैं इस लोकल चुनाव में, मगर अब सारी कड़वाहट भुला करके एक साथ आ रहे हैं और जो एनसीपी है एक होकर के महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने जा रही है। यानी कि अजीत पवार वाली भी एनसीपी महाविकास आघाड़ी में आ जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों तारीख को आप अपने जहन में रखिए। 3 तारीख, 3 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी और फिर 28 जनवरी। जिस 28 जनवरी को अजीत पवार अपने 5 लोगों के साथ में हमेशा के लिए उनकी सांसें रुक गई। अब दोस्तों, अपने जहन में रखिए अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के आरोपों को। ममता बनर्जी ने खुल करके क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार के पास में कुछ ऐसी चीजें थी जिससे भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में आ सकती थी। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार दरअसल एनडीए का महायुति का साथ छोड़ करके पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे थे या महाविकास आघाड़ी के साथ आने वाले थे। ममता बनर्जी ने कहा कि यह महज हादसा नहीं, यह साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर अखिलेश यादव ने भी कुछ देर के बाद में ममता बनर्जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में सामने आना चाहिए, कैसे हुआ यह प्लेन हादसा। अब दोस्तों, उस फाइल में क्या है? मैंने कई सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखते और कवर करते, उनसे समझने की कोशिश की और उस दावे को जिसमें अजीत पवार ने कहा था कि महेश लांगडे का जिक्र उन्होंने किया था और इसके साथ में कुछ ऐसी बड़ी मछलियों का भी जिक्र अब
महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकार वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, जिसकी सबूत अजीत पवार के पास में फाइलों में थे। और उस फाइल के खुलने के बाद में जाहिर तौर पर मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। अब दोस्तों, कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि अजीत पवार ने बीते दिनों यहां तक कहा था कि साहब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और शाह के खिलाफ भी उनके पास में सबूत हैं, चीजें हैं। अब दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के ये दावे, उनकी डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि दोस्तों, यहां पर शरद पवार ने कल एक बयान जरूर दिया कि उन्हें हादसा ही लगता है। जाहिर तौर पर ऐसे मौकों पर परिवार के लोग और क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी अगर इस मांग को उठा दें जो मांग ममता बनर्जी और अखिलेश यादव उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर मौजूदा वक्त की सरकार को बैकफुट पर आकर के वो बात माननी पड़ेगी, वो जांच करानी पड़ेगी। अब दोस्तों, उस फाइल में क्या कुछ है आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी से मैं आपको एक टाइमलाइन दिखा देता हूं उनके प्लेन के क्रैश होने का। द हिंदू की रिपोर्ट क्या कहती है? द हिंदू की रिपोर्ट बारामती एयर स्ट्रिप्स का एटीएस संभालने वाले एक चश्मदीद के हवाले से जो घटनाक्रम बताती है वो चौंकाती है। पूरी टाइमलाइन आप देखिए। 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:18 पर विमान VTSSK ने पहली बार बारामती ATC से संपर्क किया। दोस्तों, विमान बारामती से 30 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था, तब उसे पुणे ATC ने अनुमति दी कि बारामती ATC से कांटेक्ट कर लें। इस दौरान पायलट को अपने विवेक पर जैसा मौसम दिख रहा है उस आधार पर लैंड करने की सलाह दी गई। विमान के क्रू ने हवाओं और विजिबिलिटी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि हवाएं शांत थी और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर थी। इसके बाद विमान ने रिपोर्ट किया कि वो बारामती एयर स्ट्रिप रनवे 11 पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद विमान ने हवाई पट्टी का एक चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद में बारामती ATC ने विमान से स्थिति के बारे में पूछा गया तो क्रू ने बताया कि वो रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया क्या रनवे दिखाई दे रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं। क्रू ने जवाब दिया कि जैसे ही रनवे दिखाई देगा कॉल करेंगे। फिर कुछ ही सेकंड बाद विमान के क्रू ने बताया कि उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद 8:43 पर विमान को रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति दी गई। हालांकि विमान से लैंडिंग क्लियरेंस का रीड बैक नहीं दिया गया। इसके ठीक 1 मिनट बाद 8:44 पर रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के आसपास आग की लपटें दिखाई दी। तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहुंची। देखा गया कि विमान क्रैश हो चुका है और उसका मलबा रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के सामने बाईं ओर पड़ा है। दुर्घटना के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक टीम बारामती के लिए रवाना हो गई। फिलहाल इस हादसे और इसके कारणों की जांच की जा रही है। दोस्तों, सूत्रों ने चश्मदीद के बयान के हवाले से द हिंदू बड़े मीडिया हाउस को बताया कि लैंडिंग के समय विमान कथित तौर पर रनवे के साथ लाडौन में आने की कोशिश में बाईं चला गया। इससे यह रनवे के ढलान वाले हिस्से की ओर मुड़ गया, जहां यह मौके पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना के बाद के विजुअल्स में केवल विमान के टेले का एक हिस्सा और एक पंख दिखाई दे रहा, बाकी विमान मलबे में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन चश्मदीद के हवाले से बहुत कुछ कहती है। इन हवाई पट्टियों में पायलटों की लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए विजुअल अप्रोच यानी खुद जैसा दिख रहा है उस हिसाब से ऑपरेट करना पड़ता है। बाहर से ऐसी कोई नेविगेशनल मदद नहीं मिलती है जिसमें निश्चित अलाइनमेंट या फिर दिशा बनाए रखने के लिए कॉकपिट के अंदर से संकेत दिए जाए। हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इसलिए यहां पर ATC सपोर्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूलों के कर्मचारियों द्वारा दिया जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में एक ट्रेनी पायलट बताते हैं कि स्कूलों के पास केवल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, यानी बारामती एयर स्ट्रिप में पर्याप्त सुविधाएं और असिस्टेंस ना होना एक बड़ी वजह हो सकता है जिस कारण से अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ। बताया गया कि हादसा तब हुआ जब प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था। विजिबिलिटी भी कम थी। अब दोस्तों, जैसा कि यह कहा जा रहा है कि साहब अजित पवार के पास में उस फाइल में बहुत कुछ ऐसा था जिससे उनके विरोधियों की नींदें उड़ सकती थी।
जिससे बीजेपी के विधायक के ऊपर जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था वो साबित हो सकता था। बीजेपी के बड़े नेताओं के उसमें फंसने की शंकाएं थी। तो क्या जो अखिलेश और ममता बनर्जी ने शंका जाहिर की क्या साजिश है या फिर सिर्फ हादसा, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कराई जाए। सरकार क्यों नहीं करा रही है? और वैसे भी दोस्तों, इन जांचों से होता क्या है आप देख लीजिए। रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट, पड़ी हुई ओबीसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट दबाए बैठी है सरकार। आप देख लीजिए पुलवामा में कौन सी जांच हुई, किस स्तर की, क्या ऐसी जांच हुई जिस जांच की जरूरत थी, जिसकी मांग की जा रही थी, क्या सच निकला? आप देख लीजिए पहलगाम, कौन सी ऐसी जांच हुई और जो जांच हुई उसमें क्या निकला सच? आप देख लीजिए लाल किला, क्या हुआ उसमें? तो दोस्तों, अब जबकि ये सारी की सारी स्थितियां इस बीच में उस फाइल के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः इस पर संज्ञान लेकर के जांच कराएगा। जांच तो करानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।